जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ तीसरी क्लास लेके। हम लोग मूल विधि एवं संविधान के टॉपिक में संविधान को पढ़ रहे थे और संविधान में मूल अधिकार को पढ़ रहे थे। तो हमने क्या पढ़ा था कि मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में दिया गया है। संविधान के 22 भाग आपको बताया था कि संविधान में 22 भाग होते हैं, उसमें से जो तीसरा भाग था वो मूल अधिकार का भाग है और 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार के बारे में दिया गया है। तो कल हम लोगों ने आर्टिकल 12 को देखा था। क्या देखा था कि भाई जो मूल अधिकार होता है वो राज्य के विरुद्ध दावा होता है और उसमें देखा था कि राज्य क्या है। आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 13 को, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 13 एक ऐसा अनुच्छेद है कि उसके बिना ये पूरा मूल अधिकार जो है वो एक तरह से शून्य माना जाएगा। यदि उसको हटा दिया जाए तो जो देश की विधानमंडल है वो उसको समाप्त कर सकती है, ठीक है। तो आज आर्टिकल 13 पे चर्चा किया जाएगा, तो इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 13 में हम लोग क्या दिया गया है कि मूल अधिकारों से असंगत एवं उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ठीक है। इसको दो भागों में पढ़ते हैं। मूल अधिकारों से असंगत यानी जो मूल अधिकार का विरोध करती हो या उसके विपरीत चलती हो। जैसे हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि जब इधर से कोई चल रहा है तो जो इसके साथ चलेंगे उसको संगत बोला जाएगा, लेकिन यदि कोई इधर से आने लगा तो उसको असंगत बोला जाएगा क्योंकि वो दूसरे दिशा में जा रहा है। तो जो मूल अधिकार के जो साथ नहीं चलेगी या मूल अधिकार को जो विरोध करेंगी वो असंगत बोली जाएंगी एवं उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ठीक है, या उसको कम करने वाली विधियां। जैसे आपका पूरा शरीर है, कहीं चल रहा है तो एक पैर आपका हटा दिया जाए तो एक पैर से कितना आप चलेंगे। उसी प्रकार है कि मूल अधिकार जो दिया गया है उसको कम करना, ठीक है। तो आज इस पे हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा किया जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, एकदम प्रेम से समझ में आएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यदि इसको नहीं समझेंगे तो पूरा का पूरा मूल अधिकार एक तरह से इनवैलिड, मतलब एक तरह से आप अच्छे से नहीं समझे हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं। आराम से एकदम समझिए, कोई असुविधा की सामना नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या होता है कि पंखा और कूलर को बंद करना पड़ता है जिससे कि आवाज हमारी साफ साफ पहुंच सके। इस वजह से यहाँ पे क्या नाम है, काफी गर्मी हो जाता है और पसीना आने लगता है। तो आप लोग इस पे ध्यान मत दीजिएगा, आगे की पढ़ाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो आर्टिकल 13 है वह न्यायालय को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम लोग न्यायिक पूर्वालोकन को समझ लेते हैं, फिर आर्टिकल 13 को अच्छे से समझा जाएगा, क्योंकि पहले वो समझा गया रहेगा तो ये भी समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। न्यायिक पूर्वालोकन, सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यायिक पूर्वालोकन होता क्या है। तो न्यायिक पूर्वालोकन ऐसी न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है इसके अंतर्गत कि वह राज्य या केंद्र के विधानमंडल द्वारा या कोई भी कानून विधि, किसी के द्वारा जो विधि बनाया गया है भारत में, उसको वह जांच करती है कि क्या यह मूल अधिकार के संगत है, यानी वो उसका विरोध तो नहीं कर रही है। यदि उसका वो विरोध करेगी तो सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास ये शक्ति होगी कि वो उस कानून को इनवैलिड ठहरा दे, यानी अविधिमान्य ठहरा दे, ठीक है। तो न्यायिक पूर्वालोकन यही होता है। क्या होता है कि जो विधानमंडल द्वारा पारित किया गया कानून है उसकी जांच करना, ठीक।
आर्टिकल 32 आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसमें क्या होता है कि यदि मूल जो अधिकार है आपका, उसका हनन होता है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन कब जाएंगे? जब आपका मूल अधिकार बाधित होगा या हनन होगा। यदि राज्य आपके मूल अधिकार का हनन करती है, यदि आप पीड़ित होते हैं उससे, तब आप उसमें जाएंगे। लेकिन ये आर्टिकल 13 के तहत आप जो कोई कानून ही यदि बनाती है विधानमंडल, कानून के द्वारा ही आपके मूल अधिकार को खंडित करती है, तो आप सीधे इसमें इसी आर्टिकल के तहत इसी धारा के अंतर्गत जा सकते हैं, अनुच्छेद के तहत। ठीक है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? जो न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून की जांच कर सके। ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन में सुप्रीम कोर्ट में आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे जा सकते हैं और हाई कोर्ट में 226 के तहत। ठीक है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट को भी शक्ति प्रदान की गई और हाई कोर्ट को भी वो विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून की जांच कर सके। ठीक है। विधानमंडल से तात्पर्य यहाँ पे संसद भी आ जाएगा, कोई भी सदन से तात्पर्य हम विधानमंडल बोल रहे हैं। ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि मैं केवल राज्य के विधानमंडलों की बात कर रहा हूँ। एक तरह से राजनीति विज्ञान की भाषा में जो कानून बनाने की संस्था होती है, जहाँ पे जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, उसको विधानमंडल भी बोला जा सकता है। ठीक है। लेकिन हाँ, इसका एक अपवाद है। अपवाद में क्या है कि संविधान के भाग 3 में ही एक अनुच्छेद है 31C। ठीक है। उसमें दिया गया है कि यदि विधानमंडल जो नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 39B और C है, उसके तहत यदि कोई लॉ बनाती है या कानून बनाती है या विधि बनाती है, तो वह अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन भी करता है तो उसको अविधिमान नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है। क्या समझा आप लोगों ने कि जो आर्टिकल 31 है, 31C, वह यह शक्ति प्रदान करती है कि 39B और C के तहत बनाए गए कानून यदि मूल अधिकार को विरोध भी करते हैं, मूल अधिकार का विरोध भी करते हैं, तो वो इस शक्ति से न्यायालय के बाहर आएगा। ठीक है। उसको अविधिमान नहीं ठहराया जा सकता। इसी के आधार पे जो संपत्ति का अधिकार है, पहले मूल रूप से भारतीय संविधान में 7 अधिकार थे। तो जो आर्टिकल 31 था वह संपत्ति के अधिकार के बारे में बताता था। लेकिन अब क्या हुआ कि उसी लॉ के तहत इसको समाप्त किया गया। ठीक है। तो एक बार आप लोग को एक बार बता देते हैं कि 39B और C में क्या है, इसे बोल के बता दे रहे हैं। ठीक है। उनतालीस बी में है कि यदि जो समुदायों का भौतिक संसाधन है उसका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार किया जाए कि वह सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो। यानी जो एक तरह से विभिन्न खनिज या जो भी है उस पे यदि उसका बंटवारा इस प्रकार से किया जाए कि या उस पे कोई लॉ या कानून बना जाए कि उस सार्वजनिक जो हित है उसको ध्यान में रखा जाएगा। बाकी इस अनुच्छेद को हम लोग उस पे पहुंचा जाएगा तो विस्तृत रूप से पढ़ा जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, 39C क्या कहता है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले कि धन और उत्पादन के साधनों में सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, यानी उसका हित बराबर ध्यान दिया जाए। ठीक है। यदि संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से नहीं हटाया गया होता तो आज बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास ही सारी की सारी जमीन होती, वो सारी की सारी खरीद लेते हैं। लेकिन यदि सरकार का नियंत्रण है, वो इस पे लाभ बना के उसका अधिग्रहण कर लेती है, तो इस वजह से इसको न्यायिक पुनर्विलोकन के शक्ति से बाहर रखा गया है। ठीक है। क्योंकि भाई पहले देश में जो समाजवाद की संकल्पना मैंने पढ़ाया था कि समाजवाद क्या है, तो एक तरह से वो इस पे लागू होता है। ठीक है।
बस धीरे धीरे समझते चलिएगा, लिखते चलिएगा। आप लोग न लिख रहे हो तो समझिएगा, बाकी आप लोग को नोट्स प्रदान किया जाएगा और आप लोग अच्छे से समझेंगे तो इससे चीजें बाहर नहीं जाएंगी। यह मैं काफी विस्तृत रूप में इसको बता रहा हूँ। खैर आर्टिकल 13 पे यदि चर्चा किया जाए तो 3-4 घंटे लगातार चर्चा किया जा सकता है, लेकिन इसको संक्षेप में और सही तरीके से इसको मैं रखना चाहता हूं, ठीक है। तो आप लोगों ने न्यायिक पुनरावलोकन देख लिया कि भाई जो मूल अधिकार का हनन करेंगी विधि, उस पे न्यायालय अपना जांच करेगी और जांच करने के बाद यदि वो वैसा है कि मूल अधिकार का हनन कर रही है तो वो उसको इनवैलिड ठहरा देगी, ठीक है। तो देखते हैं कि आर्टिकल 13 क्या है। तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 13 कहता है कि मूल अधिकार से असंगत विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकार से असंगत है। क्या है? उस मात्रा तक। किस मात्रा तक? जिस मात्रा तक वह मूल अधिकार से असंगत है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 13 में ही इसको 4 भागों में, 4 क्लाज में बांटा गया है। मुख्य रूप से इसका क्लाज 1, क्लाज 2 दिया गया है, ठीक है। तो 13 का क्लाज फर्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल 13 का फर्स्ट क्लाज कहता है कि इस संविधान के प्रारंभ में प्रारंभ से पूर्व भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकार से असंगत हैं, ठीक है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि संविधान यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, संविधान हमारा जिस दिन लागू हुआ उससे पूर्व, यह आर्टिकल जो 13 है वो 2 भागों में है। एक पहला क्लाज उसका है संविधान पूर्व विधियां, ठीक है। तो संविधान पूर्व विधियां यानी कि जो जब संविधान लागू हुआ है उससे वो पहले के कानून के बारे में बात करता है कि भाई जब संविधान लागू हुआ उससे पहले भी अनेकों लॉ बनी हुई थी जो आज भी चल रही है। जैसे आप मुख्य रूप से सबसे प्रचलित कानून है आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब 1860 1872 क्रमशः हैं। वैसे ये अनेकों कानून जो हैं वो अब तक चल रही हैं, वो अंग्रेजों द्वारा ही बनाई गई हैं, ठीक है। तो आज भी वो प्रवृत्ति है, हाँ, लेकिन वह कानून या आईपीसी का भी वह भाग उस मात्रा तक शून्य होगा जिस मात्रा तक वह मूल अधिकार से असंगत है। मूल अधिकार 14 से शुरू होगा, समता, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों की संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो जो संविधान पूर्व से जो विधियां थी वो अभी उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकार से असंगत है। कब से शून्य होंगी? जिस दिन से संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। इसमें 2-3 सिद्धांत है, काफी पूछता है प्रश्न में और ये विधि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आप लोग उस सिद्धांत को समझिए, एकदम बहुत प्रेम से अच्छे से समझेंगे, वो एकदम अच्छे से समझ में आएगा और इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए क्या है कि साधन हम लोग के पास थोड़ा सीमित है, लेकिन उसी में हम लोग अच्छे से बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यह विधि का प्रसार जितने लोगों तक पहुंचेगा उतना ही महत्वपूर्ण होगा। मेरा तो यही मानना है। संविधान पूर्व
विधियां, ठीक है, यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या एक होता है भूतलक्षी कानून, एक होता है भविष्य लक्षी, ठीक है। भूतलक्षी और भविष्यलक्षी, तो इसको एक एक लाइन में आप लोग देख लीजिए। भूतलक्षी मतलब यह होता है कि यदि आपने आज के डेट में यदि कोई अपराध, यदि कोई एक्ट किया यानी कार्य किया, और वह आप कल के डेट में या परसों के डेट में, मान लीजिए या 1 महीने 2 साल बाद वह अपराध बन गया, वह कार्य जो मैंने आज किया वह कल के डेट में अपराध हो गया, आज अपराध नहीं था, तो जब वह लॉ लागू होगा तब से मैं अपराधी कहा जाऊंगा। मतलब कि उसके बाद यदि वो कार्य करूंगा दोबारा तब मैं अपराधी कहा जाऊंगा। ये नहीं है कि कोई कानून बना के मुझे दंडित किया जा सकता है कि आपने फला डेट को, पिछले डेट को ये अपराध किया था। लेकिन यदि मैंने आज कोई अपराध किया है, आज वह किसी अधिनियम के अंतर्गत अपराध है, और कल के डेट में या परसों के डेट में कानून बना के यह कह दिया जाता है कि आज से यह कार्य अपराध नहीं रहेगा, तो उसमें हमको रिलीफ मिलेगा, यानी उसमें हमको छूट प्रदान किया जाएगा। तो हमेशा विधि का यही उद्देश्य रहता है कि नागरिकों का हित सर्वोत्तम हो, ठीक है। भविष्यलक्षी मतलब जो भविष्य से लागू हो। आज कानून बना लेकिन कह दिया जाएगा कि यह 2 साल बाद से लागू होगा, या कोई टैक्स सेक्शन एक्ट बना, या जिसे अभी यूपी सरकार गवर्नमेंट ने जो बच्चों पे कानून बनाया है कि यह इतने डेट से 2 साल बाद या 1 साल बाद से कानून लागू होगा, ठीक है। तो इसको भविष्यलक्षी कानून बोला जाता है। तो इसमें सवाल उठा कि क्या आर्टिकल 13 का जो पहला क्लाज है, ठीक है, आर्टिकल 13 का, तो क्या यह भूतलक्षी है? तो इसमें बोला गया कि नहीं, यह भूतलक्षी नहीं है। यानी कि आप अपने किए गए कार्य से, जो आजादी के पहले यदि आपने कार्य किया और उस पे कोई वाद चल रहा है, तो आप उससे बचाव अपना नहीं कर सकते। हाँ, वह एक लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए कानून कि एकदम से, भाई आज़ादी के पहले तो काफ़ी कानून ऐसा था कि जो मानव गरिमा को या मानवता को ठेस पहुंचाने वाला था। तो इसलिए कहा गया कि जो सिविल वगैरह है उसमें उसको माफ़ी प्रदान नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें 3 सिद्धांत दिया गया है। एक है, इसमें 3 सिद्धांत को पाया जाएगा। एक है पृथक करणीयता का सिद्धांत, पृथक करणीयता का सिद्धांत। देखिएगा, हम लोग आर्टिकल 13 का एक क्लास पढ़ रहे हैं, पृथक करणीयता का सिद्धांत। एक पृथक्करण का मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है, उसको ये मत समझ लीजिएगा कि ये वो वाला सिद्धांत है जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का बंटवारा किया गया है। वो दूसरा है, वो केंद्र राज्य संबंध जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ा जाएगा। यहाँ पे पृथक्करणीयता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वेबिलिटी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो यह सिद्धांत क्या कहता है कि यदि जो मूल कोई कानून बनाया जाता है तो वह केवल उसी मात्रा तक शून्य होगा जिस मात्रा तक वह मूल अधिकार से असंगत हो। जैसे एक उदाहरण के द्वारा आप समझा जा सकता है कि एक लॉ बना, उसमें बोल दिया गया कि एक उसका धारा बोला कि आप इसको लेके निवारक निरोध एक बना था 1950 के करीब कानून, उसमें बोला गया था एक सेक्शन में कि ये इसके खिलाफ आप
कोर्ट में नहीं जा सकते, न्यायालय में इसको प्रवर्तन ही नहीं करा सकते इसके विरोध में, ठीक है। इस पे न्यायालय जांच नहीं कर सकती। तो न्यायालय भाई ये तो सीधे सीधे अन्याय हो जाएगा कि आप न्यायालय किसी चीज में जांच कर ही ना सके, इसलिए इस केवल वो सेक्शन को इनवैलिड ठहरा दिया कोर्ट ने। लेकिन उसके बाकी के प्रावधान उसमें थे। तो किस मात्रा तक शून्य हुआ? उस मात्रा तक शून्य हुआ वो कि जिस मात्रा तक वो मूल अधिकार का हनन कर रहा था, ठीक है। क्या है कि चेहरे पे पसीना आ जाने की वजह से थोड़ा वीडियो क्वालिटी में दिक्कत आने लगती है, या मतलब चेहरा एक तरह से वो आप लोग को भी खराब लगने लगे, इसलिए थोड़ा बहुत रुक जा रहा हूँ बीच में, ठीक है। तो आप लोग समझोगे कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या कहता है कि भाई उस मात्रा तक शून्य होगा जिस मात्रा तक वह मूल अधिकार से असंगत है, लेकिन उसका वही धारा, वही चीज जो मूल उद्देश्य है, जैसे किसी अधिनियम में कोई अपराध बनाया गया, ठीक है, किसी अधिनियम में कोई अपराध किया गया कि आप ये एक्ट करेंगे तो ये अपराध है, ठीक है, और उसमें बोला गया कि 3 साल का दंड है, समझ रहे हैं बात को। लेकिन जब ये दंड वाला ही भाई सिविल कोई बहुत छोटा सा अपराध हो या कुछ इस प्रकार का हो कि उसमें जबरदस्ती मूल अधिकार को आपका हनन किया गया है और वही पूरे अधिनियम का वही धारा उद्देश्य बता रहा हो, ठीक है, तो यदि एक धारा इनवैलिड होगा तो पूरा का पूरा अनुच्छेद, पूरा का पूरा अधिनियम भी अविधिमान्य माना जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पे हम लोगों ने देखा कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इसका दूसरा सिद्धांत है आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत। इसमें ये बोला जाता है कि जो भी संविधान से पूर्व विधियां थी हमारी, जितने भी लॉ थे, वह प्रारंभतः शून्य नहीं माने जाएंगे। वह संविधान के लागू होने के दिन से, और वो भी जो मूल अधिकार से असंगत होंगे वो शून्य माने जाएंगे। बाकी के जो लॉ है वो आज भी चल रहे हैं अच्छे से। और जो संविधान पूर्व विधियां हैं, जिससे मान लीजिए आप 1942 में कोई अपराध किए या कोई मतलब सिविल क्राइम किया आपने, और वह लॉ 1935 का बना हुआ है, 1950 में संविधान लागू हुआ, यह प्रावधान रखा गया, ठीक है। तो आप यह नहीं कह सकते कि 1942 में यह था लेकिन आज के डेट में नहीं है तो हमको रिलीफ दिया जाए, माफी दिया जाए। वह प्रारंभतः शून्य नहीं है, 1935 से ही शून्य नहीं है। वो शून्य कब हुआ? वो 1950 के दिन से शुरू हुआ, 26 जनवरी 1950 के दिन से, ठीक है। तो यही आच्छादन का सिद्धांत कहता है कि जो संविधान पूर्व विधियां हैं वह प्रारंभतः शून्य नहीं है, संविधान के लागू होने के दिन से शून्य है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आच्छादन के सिद्धांत को समझा। बारीकी से सोचिएगा, समझिएगा, अच्छे समझ में आएगा। तीसरा इसका डॉक्ट्राइन है अभित्यजन का सिद्धांत। किसका? अभित्याग का सिद्धांत, ठीक है। देखिए ये सीधे परीक्षा में पूछ देता है कि यह डॉक्ट्राइन किस आर्टिकल से संबंधित है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, न समझ में आए तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको उसकी उत्तर अच्छे से प्रदान कराएंगे, समझाएंगे व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। हमारा उद्देश्य वही है कि आप लोगों तक विधि की पहुंच आसानी से बढ़ाई जाए, ठीक है। तो अधित्याग का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत क्या कहता है कि क्या कोई व्यक्ति, कोई यदि व्यक्ति है, उसको जो मूल अधिकार प्रदान किया गया है, क्या उसका वह त्याग कर सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था कि भाई जिसे हमको मूल अधिकार प्रदान किया गया है तो हमारी इच्छा हम ले या न लें,
हम कह दें कि ये भी हमारा मूल अधिकार होना चाहिए कि हम अपने मूल अधिकार को त्याग दें। तो यह न्यायालय के समय एक केस में प्रश्न आया, ठीक है, कि क्या कोई व्यक्ति अपना मूल अधिकार छोड़ सकता है। तो इसमें क्या हुआ था उस केस में कि एक लॉ बना, एक पहले से लॉ था, उसके अंतर्गत एक अधिकारी थे, उनको इनकम टैक्स विभाग ने पकड़ा, ठीक है। तो वो काफी गबन किए हुए थे, काफी उनकी संपत्ति थी जिसका उन्होंने इनकम टैक्स नहीं भरा था। तो उन्होंने कहा कि भाई हम धीरे धीरे किस्तों में उसको भर देंगे, करीब 3 लाख के हिसाब से वो कर्ज हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि उसके 1 साल बाद वह कानून इनवैलिड ठहरा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। लेकिन जब इन्होंने कहा कि अब तो ये कानून रद्द हो गया, अब तो हम पैसा देंगे नहीं, वो बोला इनकम टैक्स का, क्योंकि ये तो इनवैलिड है भाई। तो इनकम टैक्स वालों ने गए सुप्रीम कोर्ट में, बोले कि ये कैसे जा सकते, ये कैसे नहीं दे सकते भाई। इन्होंने मान लीजिए वो तो हटा दीजिए केस को, इन्होंने सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है, यानी वो अपने अधिकार को छोड़ भी दिए हैं। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट संविदा एक कर लिया है, अपने में समझौता कर लिया है कि ये हमको पैसा किस्तों में देंगे। तो वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत की अधिकांश जनता गरीब और भुखमरी की शिकार है, और काफी जनता जो उसकी मूल अधिकार को नहीं जानती है, तो प्रवर्तन में कहां से लाएगी। तो हमारा काम है, यानी न्यायालय का काम है कि उसकी रक्षा करना, ठीक है। तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं सकता, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, ठीक है। तो क्या क्या समझा हम लोगों ने, पृथक्करणीयता का सिद्धांत समझा। इसमें क्या था कि मूल अधिकार में उतना ही मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकार से असंगत हैं, पूरी की पूरी ला नहीं इनवैलिड की जाएगी। लेकिन हाँ, यदि वही धारा अवैध है, वही धारा मूल अधिकार का विरोध करती है जो उस अधिनियम या विधि का जो उद्देश्य है, ठीक है। आच्छादन के सिद्धांत में हम लोग देखा कि संविधान पूर्व विधियां प्रारंभतः शून्य नहीं है, भले ही वो मूल अधिकार का विरोध करती हो, ठीक है। वो कब से शून्य है, वो आजादी के बाद से शून्य है। आजादी सही वो 26 जनवरी 1950 के बाद से शून्य है। अधित्याग का सिद्धांत क्या बोला कि फाइनली रूप से कि हम अपना मूल अधिकार को त्याग नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम लोग, उम्मीद है आप लोग को यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके क्लास दूसरे पे चलते हैं। आप लोग प्रतीक्षा करिए, ठीक है। इसके क्लास दूसरे पे इसमें क्या है दूसरे में कि संविधानोत्तर विधि, यानी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, यानी कि संविधान लागू होने के बाद के कानून, ठीक है, या विधि। ये एक संविधानेतर शब्द भी आता है, तो उसको मत समझ लीजिएगा आप लोग। जो संविधान से, जिसका अर्थ होता है संविधान से इतर, तो उसका अर्थ दूसरा है। यहाँ पे संविधानोत्तर का अर्थ है कि जो संविधान पूर्व था और संविधान उत्तर उसके बाद, यानी कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे संविधानोत्तर विधि, यह दूसरा क्लास है, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है कि कोई भी राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगी जो मूल अधिकार से असंगत है। यदि वो ऐसा बनाती हैं तो वह उस मात्रा तक शून्य रहेगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकार का उल्लंघन या विरोध करती हो, ठीक है।
तो संविधानोत्तर विधि, दूसरा क्लास भी वही कहा कि कोई राज्य ऐसा विधि नहीं बनाएगा, ठीक है, जो क्या करता हो, मूल अधिकार का विरोध करता हो। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि कोई भी राज्य ऐसा विधि नहीं बना सकता। लेकिन सवाल उठा कि क्या आच्छादन का सिद्धांत भी उस पे लागू होता है, इस पे भी क्या आच्छादन का सिद्धांत लागू होता है? आच्छादन क्या मतलब कि वह यदि वैसा कानून बना दिया तो वो प्रारंभतः शून्य हो जाए। भाई सवाल उठना जायज बात था कि क्या जो मूल अधिकार से आर्टिकल 13(2) में दे दिया गया है कि कोई भी राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकता, तो यदि बना देता है तो वो क्या प्रारंभतः शून्य हो जाएगा? तो सर्वप्रथम तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ हो जाएगा, लेकिन बाद में उसका सुधार किया, कहा कि नहीं, इसमें भी आच्छादन का सिद्धांत लागू है, केवल वो उसी मात्रा तक शून्य होगा जिस मात्रा तक मूल अधिकार का वो उल्लंघन करेगा, ठीक है। तो यहाँ भी बहुत है, बहुत आप लोग को दिक्कत नहीं हुई होगी ये चीज समझने में, ये चीज समझने में, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आगे सवाल उठता है कि भाई बार बार हम लोग विधि और प्रवृत्ति विधि को देख रहे हैं। तो 13 के आर्टिकल क्लास 3 में इसमें दिया गया है कि विधि और प्रवृत्ति विधि, ठीक है। इसके तीसरे क्लास में ये दोनों चीज दिया गया है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। भाई इस पे तो कितने केस हो रखे हैं कि विधि पे ही बहुत ज्यादा इसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो 13 के 3 में है ये, उसमें कुछ उसको दे दिया गया है कि कोई भी ऑर्डिनेंस है यानी अध्यादेश, अधिसूचना, आदेश, उपविधि, ठीक है, रूढ़ि, प्रथा, ठीक है, यह शब्द दे दिया है। देखिए जो संविधान की कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं उस पे मैं एक दिन अलग से क्लास लाऊंगा। जैसे अध्यादेश क्या है, अध्यादेश तो मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से अलग से ही, लेकिन अधिसूचना क्या है, उपविधि क्या है, रूढ़ि क्या है, प्रथा क्या है, आदेश क्या है, इसी प्रकार से अन्य चीजें आती है कि संविधानेतर क्या है, सांविधिक क्या है, संवैधानिक क्या है, असंवैधानिक क्या है, विधि और अनुच्छेद में अंतर क्या है। इस पे हम लोग एक अलग से लेक्चर ही लेके आया जाएगा और उसको एकदम अच्छे से क्लियर किया जाएगा। अभी आप लोग इतना समझ लीजिए कि अध्यादेश वह होता है जो किसी देश के लिए राष्ट्रपति लाता है, राज्यों में राज्यपाल लाता है और केंद्र शासित प्रदेशों में जो उप गवर्नर होता है वो लाता है। कब लाता है? कि जब संसद का कोई सत्र चल ना रहा हो और आपात स्थिति में या मौजूदा स्थिति में उस कानून की वो जरूरत होती है, तो ये अल्पकाल के लिए लाया जाता है, लेकिन ये भी इसके अंतर्गत आता है, विधि के अंतर्गत, ठीक है। अधिसूचना जो कार्यपालिका द्वारा जो जारी किया जाता है समय समय पे, उसको अधिसूचना बोला जाता है। आदेश भी लगभग प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है। उपविधि जो हो गया, उपविधि यानी कि एक विधि से दूसरा विधि को बनाई जाए, उसको उपविधि बोला गया। जिससे बोला गया कि मान लीजिए संसद है, संसद ने बोल दिया कि आज से ये भी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहेंगे, मान लीजिए उन्हीं को ले लिया जाए मानवाधिकार आयोग को। मानवाधिकार आयोग इस कार्य में कानून अपना बना सकती है। तो एक विधि से मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, लेकिन एक विधि मानवाधिकार आयोग उसको अलग से बना रही है। तो विधि का विधि यानी उपविधि, ठीक है। तो इस प्रकार से रूढ़ि और प्रथा मतलब कि रूढ़ि और प्रथा मतलब जो लंबे समय से चली आ रही हो वो रूढ़ि प्रथा के अंतर्गत आएगी। तो ये सभी विधि के अंतर्गत आएंगे। और प्रवृत्ति विधि मतलब कि जो भारत के पूरे क्षेत्र में या किसी आंशिक क्षेत्र में वह विधि यदि विद्यमान है तो उसको प्रवृत्ति विधि बोला जाएगा, ठीक है।
यदि वो मौजूदा समय में वो विधि विद्यमान है तो वो प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत आएगा। लेकिन सवाल सबसे अच्छा उठा इसमें कि क्या संविधान का संशोधन विधि के अंतर्गत आता है कि नहीं। ठीक है, इस पे तो बहुत लंबा चर्चा होगा, हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको आसान और संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे और जल्दी से, क्योंकि हम लोग को कोर्स भी खत्म करना है। और हाँ, घबराइएगा मत, मैं आप लोग को कोर्स को कंप्लीट करा दूंगा। संविधान का अमेंडमेंट आता है कि नहीं? ठीक है, संविधान संशोधन, इस पे सबसे पहला सवाल उठा, केस को लिखते जाइएगा। ठीक है, यह सीधे पूछ सकता है कि शंकरी प्रसाद बनाम वर्सेस भारत संघ। ठीक है, यह केस है 1951 का, जब पहला संविधान में संशोधन हुआ था। यह उस समय का केस है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हाँ, उसमें संविधान संशोधन शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें यह बोला गया। इसी को अनुसरण करते हुए 1960 में एक सज्जन सिंह का केस आया। ठीक है, सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान राज्य, 1960 का केस है। ठीक है, सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान राज्य। इसी में यही बातों को सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संविधान संशोधन जो है वो विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार को अल्प किया जा सकता है। समझ रहे हैं बात को? लेकिन गोलकनाथ के मामले में बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ठीक है, का केस है ये। इसमें क्या कहा गया कि जो संविधान संशोधन है वो भी विधि के अंतर्गत आता है। विधि अपने आप में बहुत ही व्यापक है। विधि की परिभाषा वास्तविक रूप से बड़े बड़े विद्वानों ने अच्छे रूप में दिया है, लेकिन विधि की परिभाषा भी जो उसके पूरे सार को बता दे, इस प्रकार की परिभाषा भी किसी ने नहीं दे पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें कुछ बातें छूट ही जाती हैं। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में बोला गया कि संविधान संशोधन भी शामिल है। ठीक है, तो 1967 में ऐसा हुआ। फिर 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान का संशोधन किया। कौन सा? 24वां। तो इसको लिख लीजिए, 24वां संविधान संशोधन। भाई इंदिरा गांधी भी कहा जाता है कि एक आयरन लेडी थी, वो भी कही कि हम क्यों पीछे हटने जाएं। हम इसमें एक 13 में एक चौथा क्लास जुड़वाया उन्होंने। ठीक है, पहले मूल रूप से 3 क्लास था, 1, 2, 3। एक में क्या कहा गया कि संविधान से पूर्व विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वो मूल अधिकार से असंगत होंगी। क्लास 2 में इसका कहा गया कि संविधान लागू होने के बाद राज्य के द्वारा बनाई गई विधियां यदि वो मूल अधिकार से असंगत हैं तो वह उस मात्रा तक शून्य होंगी। सेम चीज बताया गया। ठीक है, 3 में विधि और प्रवृत्ति विधि का अर्थ बताया गया। लेकिन इन्होंने, जब ये बार बार विवाद खड़ा ही हो रहा था कि भाई विधि में शामिल है कि नहीं है, तो यहीं पे इन्होंने 24वां अमेंडमेंट किया, संविधान का संशोधन 1971। इसमें इन्होंने सीधे भाषा में लिखवा दिया कि इस अनुच्छेद में विधि के अंतर्गत संविधान का संशोधन 368
नहीं आता है। अनुच्छेद 368 में दिया गया है संविधान का संशोधन की पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से संविधान का संशोधन किया जाएगा, तो इसकी कोई भी बात 368 के अंतर्गत नहीं आती है, यानी कि वो एक यहाँ पे अलग से चौथा क्लास डलवा दी। ठीक है, तो उसको चुनौती दिया गया भाई कि ये ऐसा हो सकता है। तो केशवानंद भारती केस में भारती केरल राज्य, ठीक है, केशवानंद भारती उस समय शंकराचार्य थे, तो उन्हीं का केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हाँ यह विधिमान्य है, इसकी कोई बात संविधान संशोधन में नहीं मानी जाएगी, विधि के अंतर्गत नहीं आएगी। कोई भी संविधान संशोधन होगा वो विधि के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर केशवानंद भारती के केस में जो उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे सिकरी साहब, उन्होंने एक सबसे बड़े, जो एक तरह से कह सकते हैं कि संविधान को जीवन भर जीवंत रखने के लिए रखने वाला एक डिसीजन दिया, निर्णय दिया। वह निर्णय क्या था? मूल ढांचा का, बेसिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो हम लोग क्लास के समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। अब हम लोग देखिए बेसिक स्ट्रक्चर पे तो एक पूरी की पूरी क्लास बनाई जा सकती है, लेकिन हम लोग बस देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल किया उन्होंने। ठीक है, केशवानंद भारती के केस में। और इसका कुछ कुछ प्रावधान समय समय पे, जैसे आगे चल के मिनर्वा मिल का मामला आया, फिर एसआर मुंबई का मामला आया, उसमें कुछ कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने समय समय से उसमें समाहित किया है कि यह चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में बताया है। बाकी चीज़ें जो नहीं बताया है तो उस समय कोर्ट ने कहा है कि हम समय समय पर जब आप सरकार संशोधन करेगी तब हम बताएंगे कि क्या प्रावधान बेसिक स्ट्रक्चर में है, क्या प्रावधान बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं है, क्या आपने बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो यह बहुत ही एक संविधान को जीवंत, अपने आप में जीवंत रखने वाली निर्णय था। तो हम लोग एक चीज देख लेते हैं कुछ कि लिखते चलिएगा आप लोग। ठीक है, हम हल्का हल्का समझाते चल रहा हूं। जो केशवानंद भारती का केस था, केस पूछ देता है, उसका ईस्वी सन पूछेगा, आप लोग समझेंगे कि कहाँ से पूछा है केस, तो आप लोग समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको लिखते चलिएगा अच्छे से और उसका सन लिखते चलिएगा। ठीक है, तो 1973 का केस। ठीक है, इसमें क्या क्या मूल ढांचा में शामिल किया गया है, यहाँ पे मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, संविधान का सर्वोच्चता यानी कि संविधान हमारा सर्वोच्च रहेगा, उससे ऊपर कोई भी नहीं, ना संसद रहेगा ना न्यायपालिका रहेगी, सभी से ऊपर है संविधान। और कार्य कोई भी किया जाएगा वो संविधान के अनुसार ही किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा बताया उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंटवारा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का बंटवारा, यह भी बेसिक स्ट्रक्चर में है। यह नहीं कि कल से विधायिका ही उठ के न्यायपालिका का कार्य करने लगे एक अमेंडमेंट करके, तो यह भी बेसिक यानी मूल ढांचा ही है संविधान का। ठीक है, तीसरा उसने बताया कि गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक जो प्रणाली है वो है मूल ढांचा में, यानी कि ऐसा कोई नहीं प्रधानमंत्री कर सकता है संशोधन करके कि आज से हम ही राष्ट्रपति रहेंगे, यानी कि वो पद वंशानुगत नहीं हो सकता। हमेशा हर एक जो अवधि होती है वो अवधि के बाद चुनाव किया ही जाएगा, लोकतंत्र हमेशा बना रहेगा। ठीक है, यह भी मूल ढांचा के अंतर्गत आएगा। जो संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, इसको भी केशवानंद भारती के केस में ही बताया गया था। इसको आप लोग क्रमशः लिखते चलिएगा। तो संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, यह भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। धर्मनिरपेक्ष आप लोग को प्रस्तावना में बताया, आगे आप लोग पढ़ेंगे ही, आर्टिकल 25 से लेकर 28 में धर्मनिरपेक्ष की जो विशेषता है, इसलिए। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे ही। फिर आगे उसने बताया कि भारत की जो संप्रभुता और एकता है उसको खंडित नहीं किया जा सकता। ये नहीं किया जा सकता कि आप
ला बना के कह दिए कि ये आज से पाकिस्तान हो गया तमिलनाडु वाला राज्य, या कोई भी अन्य पूर्वोत्तर का राज्य, यूपी का राज्य, कोई भी राज्य को आप ये नहीं कर सकते, ठीक है, कि अलग आज से देश हो गया। तो यह भी एक बेसिक स्ट्रक्चर में है। फिर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश, तरह तरह की संसदीय जो प्रणाली है वो चलती रहनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण था संसदीय प्रणाली। फिर आगे के केस में एक इंदिरा गांधी का भी केस आया था राजनारायण के विरुद्ध, जो चुनाव से संबंधित था, तो उसमें चुनाव के कुछ दिए गए, ठीक है। फिर आगे एक आया मिनर्वा मिल्स का केस, ठीक। यह केस था 1980 का, ठीक है। इसके अंतर्गत बोला गया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो सीमित है, यह आखिरी फैसला था उसके अंतर्गत। और यही जो 368 में वो बात लिखी गई थी उसको बहुत ही सीमित कर दिया गया कि आप करिए संशोधन, हम उसको मूल ढांचा की अवधारणा में ले जाके रोक देंगे। कोई भी मूल अधिकार में भाई करेगा संशोधन, तो इसमें आप बोल दिए कि विधि जो ये चौथा क्लास बोल दिया कि इसका 368 से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, संबंध नहीं है, लेकिन ये मूल अधिकार मूल ढांचा में आ जाएगा। हम कहेंगे मूल ढांचा है तो मूल ढांचा है, भाई सुप्रीम कोर्ट भी अपने जगह पे सही हो गई, ठीक है। इंदिरा साहनी का एक मामला था, उसमें बोला गया कानून का, साहनी में कानून का जो शासन है वो मूल ढांचा में आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से कई चीजें उसको समाहित की गई, समय समय पर केस आया गया। एसआर बम्बई मामला था एक, उसमें भी कई चीजें को शामिल किया गया। बाकी इस प्रकार से आप लोग का अनुच्छेद 13 समाप्त हुआ। इसमें आप लोग को उम्मीद है पूरी की पूरी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। आप लोग बस ऐसे ही धैर्य बना के पढ़ते चलिए। थोड़ा मूल अधिकार को हम लोग को अच्छे से समझना है, क्योंकि जितने भी विधियां बनती हैं, जितने भी लॉ बनेंगे, जितने भी, भाई ये संविधान ही थोड़े है देश का, या केवल आप लोग जानते होंगे केवल देश में आईपीसी लागू है, ऐसा कुछ नहीं है। आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब तो ऐसे अनेकों हजारों कानून है, सैकड़ों कानून होंगे। तो सभी के कानून, जितने भी कानून है, वो केवल एक आर्टिकल की बदौलत इनवैलिड ठहराए जाते हैं। कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 की महत्वता को समझिए। बहुत लोग होते हैं कि आर्टिकल 13 को अवॉइड करके हल्का सा पढ़ते हुए निकल चलते हैं, लेकिन इसके महत्व को समझना है हम लोग को, और अच्छे से इस पे गहराई से पढ़ना है, ठीक है। इसको बहुत लंबा खींचना नहीं है, इस वजह से मैं अभी एग्जाम बहुत जल्दी में है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको समाप्त किया हूँ, ठीक है। इसको कभी अच्छे से बताऊंगा मैं, तो यदि आखिरी में समय मिलता है तो मूल ढांचा पे अलग अलग से आप लोग की क्लास लूंगा, ठीक है। तो आज इतना ही। कल से हम लोग क्या शुरू करेंगे? समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18, ठीक है। देखिए जल्दी आप लोग परेशान मत होइएगा, एकदम धीरे धीरे आप लोग के पेपर आने से पहले मैं हर चीज कंप्लीट करा दूंगा। बाकी जो मूल विधि है, आईपीसी वगैरह, वो आपको 7, 8, 10 लेक्चर में मैं क्रमशः समझा दूंगा, एक एक लॉ लेके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, जय हिंद। फिर मिलेंगे आपसे कल, क्या लेके? तो समता का अधिकार लेके, ठीक है। मन लगा के एकदम हंसते खेलते हुए पढ़ना है, आर्टिकल 14 से लेके 18। चलिए ठीक है, तो धन्यवाद।